आचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आइए आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष विधायक दो सूत्र ही यहाँ पर उद्धृत किए हैं लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने। उसमें सबसे पहला है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, और दूसरा सूत्र है कर्तृकरणे कृता बहुलम। ये दो सूत्र मात्र व्याख्यात लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने किए हैं। एक सूत्र और इस प्रकरण में दे देते तो काफी काव्य प्रयोगों में आपको सहायता होती, और वो सूत्र हम आपको यहाँ पर भैमी व्याख्या के अनुसार पूर्व सदृश समोनार्थ वाला वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हमें तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इस सूत्र को सही से समझना है। इस सूत्र में है बहुत पेचीदा बात है और उनको हमें जानना जरूरी है। और कर्तृगण्य कर्ता बहुलम एक सरल पंथा है, लेकिन तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, कैसे है ये। अभी हमने विगत 2 दिन में इसके और भी चिंतन किया, कहाँ कैसे पाठ है वो सब देखा। बहुत प्रकार के पक्ष जो पूर्व में हमने सोच रखे थे, इन सबको आपको बताते हैं। हमसे जिन्होंने प्रश्न किए थे तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचने के संकुला खंड को लेकर के, आज उन सबका विवेचन हम यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन यह जो सूत्र है, इस सूत्र के अर्थ करते वक्त आपको दो खंड अलग अलग करने होंगे। अब पहला उसमें से यह अर्थ होता है तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन, और दूसरा अर्थ होता है तृतीयांतम अर्थ शब्देन। आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर जो मूल में तृतीया दिया हुआ है, इस तृतीया का अर्थ यहाँ पर वृत्तिकार ने तृतीयांतम लिखा है, और यह जो तृतीयांतम है, तृतीयांतम को दो के साथ आप पेयर बनाइए। यहाँ पर तृतीयांतम मतलब तृतीया, पहला पेयर है तृतीयांतार्थकृत गुणवचनेन, और दूसरा बनाना है अर्थ शब्देन च सह प्रागवत। उनके साथ में प्रागवत अर्थात पहले की तरह हो जाता है। पहले की तरह क्या हो जाता है, मतलब तत्पुरुष समास हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ है। अब मित्रों, हम क्रमशः समझते हैं कि ये तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुण वचन ये सब क्या चीज है, इन सबको समझते हैं। जैसा कि मैंने भी कहा कि तृतीया का तृतीयांत अर्थ किया है, तत्कृतार्थेन को तृतीयांतार्थकृत और गुणवचनेन को यथावत जोड़ दिया है यहाँ पर। ठीक है। और गुणवचन कैसा होना चाहिए, वो तृतीयांतार्थकृत गुणवचन होना चाहिए। तृतीयांतार्थ उसका जो है विशेषण पद है गुणवचन का। इसको समझने के लिए हम आश्रय लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो ये मूल में कुछ पद आए हैं ना, तृतीयांतम तृतीयांतार्थकृत गुणवचन, इन पदों को यहाँ मैंने कोशिश की है, रेड कर दिया है उन्हें। तो जैसे अब सबसे पहले यहाँ आपको समास करना है, तो इस सूत्र में दो हिस्से कर लेने, जैसे मैंने बताया। यहाँ पर मैंने दो हिस्से करके देखो अर्थ भी दिया है, एक इधर और एक इधर करके। लेकिन इसमें सबसे पहला वाला अर्थ को समझने में छात्रों को बड़ा कष्ट होता है। तो इसे समझते हैं कि ये कैसे है। मूल में दिया है तृतीयांतम पदम, अर्थात तृतीयांत पद का, है ना, तृतीयांतम। तो देखिए, हम उदाहरण ले लेते हैं। संकुलया खंड इति संकुला खंड, ये इसका लौकिक विग्रह है। आप पहचानने लगे होंगे अब तो आराम से। और इसका अलौकिक विग्रह यह लिख दिया है हमने, संकुला टा खंडसु, इनके बीच में समास करना है। अलौकिक विग्रह करने की रीति यह है, फिर से आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर संकुलया, यहाँ पर जो तृतीया है तो इसको हमने लिख दिया बस संकुला टा, और खंड जो है इसी को कर दिया है खंडसु। बस ये हो गया, ये आपका अलौकिक विग्रह। अब यहाँ गौर करें, तृतीयांतम पदम, तृतीयांत पद क्या है यहाँ पर, संकुलया। तृतीयांतम पदम संकुलया, या फिर आप उसे कहें
संकुलाटा, इस रूप में भी कह सकते हैं, लौकिक विग्रह वाले रूप में, अलौकिक विग्रह के रूप। तो तृतीयांतम पदम संकुलया इति पदम, या कहें संकुलाटा इति पदम, ठीक है, शास्त्र की सूत्र लगने के हिसाब से। फिर आगे लिखा है तृतीयांतार्थ कृत, इसको थोड़ा स्पष्ट किया गया है। तृतीयांतार्थ, तृतीयांत पद हो गया संकुलया, और इस तृतीयांत का अर्थ क्या है? तृतीयांत का अर्थ है संकुला रूप करणम। संकुला क्या चीज होता है? संकुला रूप करणम, संकुला रूप अस्त्र है ना, एक अस्त्र मतलब भैया छोटा सा एक कैंची नुमा, एक छोटा सा, आप उसे कहते हैं हथियार होता है। हथियार कहें उसे क्या कहें समझ नहीं आता, आप उसे सरौता समझते हैं ना, छोटा वाला पूग कर्तरी, पूग मतलब सुपारी का कर्तन करने वाला। कोशकारों ने उसे कहा है ये पूग कर्तरी है, अर्थात उसको काटने वाला है सुपारी को ये। तो ठीक है, तो पूग कर्तरी सरौता जिसको आप कहेंगे, ये है आपका तृतीयांतार्थ। तृतीयांतार्थ का मतलब संकुलया का अर्थ है संकुला के द्वारा, जिसको हम लिखे हैं संकुला रूप अस्त्र करणम। और संकुला क्या चीज हो गया? पूग कर्तरी यानी कि सरौता। तो यहां तक हो गया। अब तृतीयांतार्थ का कृत के साथ में समास है, तो इसको कैसे बोलेंगे? आप ऐसे इसको बोल बोल सकते हैं, तृतीयांतार्थेना कृतः। देखो यहाँ तृतीय समास है, तृतीयांतार्थेन कृतः इति तृतीयांतार्थ कृतः, ठीक है। और तृतीयांतार्थ कृतः गुणः, गुण को आगे जोड़ देना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा तेन कृतः, और कहीं कहीं पर तत्कृतः, ऐसा भी गीता प्रेसकार ने दिया है। तो तेन कृतः गुणः, तो ये कृत गुणः का ये व्याख्या है, अर्थात उसके द्वारा किया गया गुण, तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया गुण, ठीक है। तो तृतीया क्या, तृतीया कहाँ थी? संकुला में, उसका अर्थ क्या था? संकुला रूप करणम, अर्थात ये सरौता, ठीक है, ये उसका अर्थ है। तो उसके द्वारा, तृतीयांतार्थ के द्वारा कृतः गुणा, उसके द्वारा कृतः गुणा, किया गया गुण क्या है? गुण है मतलब खंड क्रिया रूपः गुणः, उसके द्वारा किया गया गुण क्या है? कि उस सरौता ने एक खंड कर दिया है यहाँ पर। तो खंड क्रिया रूप जो गुण है वो क्या है? क्रिया रूप हो गया है वो गुण, ठीक है। तो जो खंड कभी उसको कहता था, वो गुण को कहता था, मतलब खंड एक गुण था, अब जो है, अब वो संप्रति क्रिया को कह रहा है, क्योंकि इसकी व्याख्या करते हैं कि गुणम उक्तवान इति गुणवचन, अर्थात जो गुण को पहले कह चुका है, अब संप्रति वो क्रिया को कह रहा है। तो खंड अब जो है क्रिया को कह रहा है, खंड शब्द। तो तत्कृतः गुणः खंड क्रिया रूपः, तो उसके द्वारा किया गया गुण क्या है यहाँ पर? खंड क्रिया रूप गुण, मतलब उसने खंड कर दिया है सरौते ने। अच्छा, फिर यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर है तत्कृत गुण वचनेन, वचनेन का मतलब क्या है? कि तदवाचकम पदम, उस खंड क्रिया अर्थात जिस गुण को संपादित किया, यहाँ पर खंड क्रिया रूपी गुण को संपादित किया है, किसने संपादित किया है? वो पद क्या है? तो तदवाचकम पदम वर्तते खंड पदम, ध्यान दीजिए, तदवाचकम पदम खंड सुइति पदम, ऐसे याद रखें, तदवाचकम पदम खंड सुइति पदम, तत्प्रकृतिकेन सुबंतेन, तत्प्रकृतिक, तो तदवाचकम पदम आप कह दो खंड इति पदम, और तद प्रकृतिकेन सुबंतेन तो खंडसु इत्यनेन, ऐसे कहें। तो तद प्रकृतिकेन सुबंतेन, एक यहाँ पर कोष्टक भैया छूट गया है, मुझे लगता है इसे यहाँ से होना चाहिए था, हाँ, तत् खंड पदम, और तद प्रकृतिकेन सुबंतेन, और तो ऐसा तत्प्रकृतिक सुबंत कौन है? प्रकृत में खंड पद है, ठीक है, तत्प्रकृतिक सुबंत कौन है? खंड पद है, मतलब खंड सु यह पद। इसके साथ में तृतीयांत समर्थ सुबंतस्य, तृतीयांत समर्थ सुबंत का समास होता है। तृतीयांत समर्थ सुबंत अर्थात
जो प्रकृत में संकुला टा है, इसका संकुला टा के साथ में समास होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इत्य समासो भवति सच तत्पुरुष, वह तत्पुरुष होता है। तो ध्यान दीजिए, हमने कहां तक अर्थ किया? तृतीयांतम तृतीयांतार्थ कृत गुण वचनेन सह वा प्रागवत, और ये समास विकल्प होता है। तो तृतीयांतम, तृतीयांत पद जानते हैं यहां पर, ये इसको ठीक है अच्छे से समझें, इस स्थल को, थोड़ा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। सरोज जी क्या कह रहे हैं, बताएं। आचार्य पुनरेकवारम् अहं न अवगतम्। बिल्कुल बिल्कुल, इसे हम एक बार और बता देते हैं, इसके बाद भी आप वीडियो देखिएगा बाद में, ठीक है। हाँ, इसके बाद भी देखिएगा, जहां जी कुछ रह सर। गया है तो और भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा और दूसरे तरीके से, एक दूसरे स्टाइल से और आपको समझाते हैं, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से प्रश्न, ये प्रसंग समझ में आए। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह प्रसंग नहीं समझ में आता है छात्रों को बहुत जल्दी। क्यों? यहाँ पर अर्थ में बड़ा दाव पेच है। यहाँ पर देखो करना क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर करना ये है कि संकुला टाका खंड सु के साथ में समास करना, बात इतनी सी सिंपल है। लेकिन यह करना तृतीया तत्कृतार्थे न गुण वचने न, इस सूत्र के साथ है। इस सूत्र का जो अर्थ होता है वो कुछ ऐसे, इस अर्थ, इसके अर्थ में दो हिस्से हैं। तो सबसे पहले तृतीयांतम, अर्थात तृतीयांत समर्थ सुबंत का उसी तृतीयांतार्थ कृत जो गुण वचन हो, जो कृत गुण वचन शब्द है, गुणवाचक पद है, उसके साथ में समास हो जाता है, ये पहला अर्थ है। और अर्थ शब्द के साथ उस तृतीयांत का समास होता है, ये दूसरा अर्थ है। दूसरे अर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, इस पहले को समझिएगा। तो फिर से एक बार नजर और आपकी दिमाग नहीं हटना चाहिए, तो समझ में निश्चित आ जाएगा। तो सबसे पहले कहा तृतीयांतम, यहां से पकड़िए। तृतीयांतम जो यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर पदम का आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। तो तृतीयांतम अर्थात तृतीयांतम पदम। तो इस विग्रह वाक्य में तृतीयांत पद कौन है? संकुलाटा, यानी कि संकुलया, तो ये पद, ठीक है, संकुलया इति पदम। और तृतीयांत फिर क्या है? तृतीयांत का तृतीयांतार्थकृत गुणवचन के साथ समास होता है। तो तृतीयांतार्थकृत गुणवचन का मतलब क्या है, इसी का मतलब बताने के लिए ये व्याख्या थोड़ी सी लिख दी है। तृतीयांतार्थ, तृतीयांतार्थ क्या है? तो तृतीयांत पद जब संकुलया है तो इसका अर्थ है संकुला के द्वारा, यही अर्थ होगा ना हिंदी में। इसको यहां पर लिख दिया है संकुला रूप अस्त्र करणम। करणम मतलब करण अर्थ है, वहां वो करण है, संकुला एक करण है। संकुला क्या चीज है? पूग कर्तरी कहिए आप उसे संस्कृत में, हिंदी में उसे कह लीजिए कि जो वो सरौता है, ठीक है। तो तृतीयांतार्थ हो गया। अब यहां से देखिए तृतीयांत पद हो गया, तृतीयांतार्थ क्या हो गया? सरौता, पूग कर्तरी जिसे कहते हैं। और उस तृतीयांतार्थ थे न कृतः गुणा, उस तृतीयांतार्थ के द्वारा कृतः गुणा माने कि संपादित किया गया गुण। तो उस सरोता ने क्या गुण संपादित किया है कि उसने उस सरोता ने उस सिपाड़ी का खंड कर दिया है, ये गुण संपादित किया है। तो तत्कृतः गुण वो क्या है? खंड क्रिया रूप, वो गुण जो है खंड क्रिया रूप है, ठीक है। अच्छा, गुण यहां पर मतलब वो अलग, खंड क्रिया का मतलब पृथक क्रिया रूपी है, उसने पृथक कर दिया, जो सुपाड़ी पहले जुड़ी हुई थी उसको पृथक कर दिया। अच्छा, लेकिन इस क्रिया को जो कर रहा है, इस पार्थक्य क्रिया को कर रहा है, तदवाचकम पदम क्या है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है तत्कृत कृत गुण वचन, तृतीयांतार्थ के द्वारा किया गया जो गुण, और तद वचने न मतलब तदवाचकम पदम। और तदवाचक पद क्या है? अर्थात जो खंड क्रिया को कर रहा है, जो पार्थक्य को कर रहा है, इसको विभाग क्रिया को करने वाला पद कौन है? तो हम उसे कहेंगे कि तदवाचकम पदम अत्र वर्तते खंड पदम, ये खंड सुइति पदम अत्र वर्तते। तो क्या होता है खंड सुइति पदम तत्प्रकृतकेन सुबंतेन, तत्प्रकृतकेन सुबंतेन अर्थात खंड सु है सुबंतेन, प्रकृत में क्या है वो? तत्प्रकृतेन सुबंतेन मतलब प्रकृते खंड पदेन, इस खंड पद के साथ में क्या हो जाता है?
खंड पदेन सह तृतीयांतार्थस्य, यहाँ पर एक मैंने बताया ना कोष्टक छूट गया है, यहाँ पर लगना चाहिए इसे। तृतीयांत समर्थ सुबंतस्य, तृतीयांत समर्थ सुबंत का तो मतलब खंड सु, ये जो था खंडवाचक पद, इसका तृतीयांत समर्थ सुबंत के साथ, तृतीयांत समर्थ सुबंत मतलब संकुलाटा, इसके साथ में, ठीक है ना, इसके साथ में क्या हो जाता है, समास हो जाता है। और वह समास क्या होता है, तत्पुरुष संज्ञक होता है। बात समझ में आई? ये है यहां पर इसकी कहानी। तो इन दोनों का समास हो जाएगा। समास के बाद की कहानी है वो हर कोई समझता है कि फिर होता क्या है। तो ये सूत्र का अर्थ है। आपने इसका अच्छे तरीके से संगठन भी समझ लिया। यदि आपको अभी भी ये न समझ में आया हो तो मैं आपको बताऊं, आप गीता प्रेस के थोड़ा टिप्पण को पढ़िए, या फिर वैसे गीता प्रेस का टिप्पण में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, आपको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं होगी। उसी के आधार पर हमने थोड़ा सा इसे लिख दिया है, और आप इसे अभ्यास करेंगे, बोलेंगे, बताएंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। बाकी भैमी व्याख्याकार ने इसको लिखा तो है, तो लेकिन थोड़ा जबरदस्त तरीके से नहीं लिखा है। आपको समझ में आए ना आए वहां की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन आप गीता प्रेस के टिप्पण से निश्चय समझ सकते हैं इस बात को। तो ये मतलब एक इसको शॉर्टकट में देखें तो क्या है, यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जी जो यहाँ पर तृतीयांत पद होगा, उस तृतीयांत पद का जो अर्थ है उसके द्वारा यदि संपादित है, यहाँ पर कोई है कोई कार्य, जैसे यहाँ संकुला के द्वारा खंडन संपादित हो गया, उसने खंडन काम कर दिया है, तो जो क्रिया संपादित होगी तदवाचक पद के साथ समास हो जाता है। ये उसे शॉर्टकट तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो जैसे देखिए, तो ये क्या बन गया आपका, समास हो गया संकुलाटा, और भाई समास होने के बाद विभक्ति का हो गया लोप है, चाहे पहले उपसर्जन संज्ञा कर लो। अब यहाँ पर याद रखिए तृतीया यह जो है प्रथमांत पद है, तो जब प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा करेंगे तो समास विधायक शास्त्रम अत्र वर्तते तृतीया इति पदम। और उस तृतीया पद के द्वारा बोध्य लक्ष्यस्थ कौन है, संकुलाटा, क्योंकि तृतीया इसी में है, तो इसकी हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा और पूर्व में हो जाएगा प्रयोग। अब तो आप कहोगे पूर्व में प्रयोग तो है ही, तो पूर्व में प्रयोग है तो ये निश्चित कर लीजिए कि हाँ इसी का पूर्व में प्रयोग होगा और किसी का नहीं होगा, है खंड खंड सु का नहीं पूर्व में प्रयोग होगा। तो हो गया ये, तो क्या बन गया ये, संकुला खंड, ऐसा रूप आपका बन जाएगा है, फिर स्वाधिकारी कर लेना, संकुला खंड ये रूप बन जाएगा। संकुला खंड के विषय में हमने ये बात आपको बताई। एक चीज और बताएंगे तो आपको, दूसरा जो इसका अर्थ है कि अर्थेन च, अर्थेन च को इसको ऐसे समझ लीजिए पूरा अलग से कि तृतीयांत समर्थ सुबंतस्य अर्थ शब्देन सह समासो भवति सच तत्पुरुष, और वो तत्पुरुष संज्ञक होता है, क्यों तत्पुरुष तो चल ही रहा है। तो ये तृतीयांत समर्थ सुबंत है आपका धान्यटा, और इसका अर्थ शब्द के साथ में समास हो गया, तो धान और स्वादिकार उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग है, और विभक्ति का लोप कर लेना, तो धान्य अर्थ और वर्ण सम्मेलन कर लेना, और धान्य के आकार और अर्थ के आकार के साथ में सवर्ण दीर्घ करके धान्य अर्थ बना लेना। यहाँ पर तत्पुरुष चूंकि उत्तर पद प्रधान होता है और इसलिए प्रबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष कहा जाता है, तो उत्तर पद का जो लिंग होता है वैसा ही लिंग यहाँ पर पूरे समस्त अर्थात दोनों पदों का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका धान्यार्थ। यहाँ ये पहला उदाहरण तृतीयांत का तृतीयांतार्थकृत गुणवचन के साथ समास का है, और दूसरा जो उदाहरण है वो तृतीयांत इस पद का अर्थ शब्द के साथ समास का उदाहरण है। तो ये आपका बन गया धान्यार्थ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है आगे तत्कृतेति किम। तत्कृतेति किम का यह है कि ये आपने क्यों कहा कि वो तृतीयांतार्थकृत, अर्थात तृतीयांत जो पद हो उसके अर्थ के द्वारा किया गया गुणवचन है, ऐसा आपने क्यों कहा। तो उसका प्रयोग दे रहे हैं अक्षणाकाण। अक्षणाकाण, इसका मतलब क्या है कि वो आंख से काना है। ठीक है।
अब आप पर ये ध्यान दें कि यहाँ पर तृतीयांत पद तो अक्षणा है, ठीक है, और काण, यह जो है यहाँ पर गुणवचन, तो इस काणत्व को अक्षी ने अर्थात आंख ने उसे काना नहीं कर दिया है। जैसे आप ध्यान दें कि यहाँ पर तो संकुला के द्वारा यह खंड हुआ था, ठीक है, संकुला के द्वारा ये खंड हुआ था। ऐसे ही अक्षणा काणा में अक्षी के द्वारा काणत्व संपादित नहीं हुआ है, बल्कि काणत्व तो वो दैववश हो गया कि कोई चीज उसके आंख में चुभ गई तो उसकी नेत्र ज्योति जाती रही। तो हम यहाँ पर अक्षणा काणा में यदि आप तत्कृतेति ये पद नहीं रखते, अर्थात सूत्र में तत्कृतार्थेन जो कहा गया ना कि तृतीयांतार्थ, तृतीयांत जो पद हो उसके द्वारा, उसके अर्थ के द्वारा किया गया जो गुणवचन, अर्थात गुणवचन है, अर्थात गुणवचन का मतलब क्या होता है कि खंडन क्रिया रूप जैसा कोई गुण है, तो जैसा यहाँ पर ये काणत्व तो है वैसा, लेकिन यह जो काणत्व तो है वैसा गुण, ये जो है ये अक्षी ने संपादित नहीं किया है, ये आंख के द्वारा नहीं हुआ है, और वो तत्कृत ही होना चाहिए, अर्थात तृतीयांतार्थ कृत ही होना चाहिए गुणवचन, तभी तृतीय समास हो पाएगा। अब यहाँ पर अक्षी ने काणत्व संपादित नहीं किया है, भाई आंख कैसे अपने आप को काना कर लेगी, है ये तो हो ही नहीं सकता, किसी और चीज के द्वारा हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अक्षणा काणा में यह तृतीय समास नहीं होता है, हालांकि तृतीयांत पद है ये, इधर ये प्रथमांत है, इसलिए नहीं होता है कि इस अक्षी ने काणत्व को संपादित नहीं किया है यहाँ पर, बल्कि वो दैवेन, दैववशात काणत्व आ गया उसमें, कैसे भी लग गई उसके, तो इसलिए तत्कृतार्थीन पद की सार्थकता बतलाई। इस तरीके का व्याख्यान कौमुदी परंपरा में खूब होता है, जो आपने सुना अभी संकुला खंड का, ठीक है मित्रों। संकुला खंड का एक दूसरे तरीके का व्याख्यान और मिलता है, उस व्याख्यान की भी आपसे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम मिला करके आपको कुछ बताते हैं। इसका एक व्याख्यान इस तरीके से भी हमें मिला है, तो इसको भी आप देखें। अभी तो यह मनुस्मृति हम पढ़ रहे थे, वो खुली थी ये। भैमी व्याख्याकार ने इसमें यह पक्ष उठाया है, और इस पक्ष की चर्चा मुझसे एक विद्वान ने भी की थी, हमारे इधर साहित्य विभाग में आचार्य विजयपाल शास्त्री जी हैं, उन्होंने इसकी थोड़ा चर्चा की थी, तब मुझे लगा कि ये चर्चा मैं आपसे भी कर देता हूँ और आप भी इसलिए इस विषय में सोचने लग जाएंगे। तो यह कृष्ण श्रृता वगैरह तो हो गया, आगे आ जाओ। तृतीया तत्कृतार्थे न गुणवचने, इसकी व्याख्या तो हमने कर ही दी है। यहाँ जो मुझे एक बात आपको जो बतानी है, ये तो देखो ठीक है, इन्होंने जो इसका अर्थ कहा है वो कर दिया, बता दिया, ठीक है, संकुला खंड का। और इसका काशिका में जो उदाहरण दिया है वो ये दिया है, किरणा काण किरी काण, अर्थात किरी ने उसे काना कर दिया। यहाँ पर किरी क्या है, एक नेत्र रोग है, ये भैमी व्याख्याकार ने अर्थ किया है, किरणा काणा किरिकाणा। लेकिन ये जो आपके चारुदेव शास्त्री जी हैं, उन्होंने जो समास के ऊपर जो पुस्तक लिखी है, समास कारक के ऊपर, है ना, व्याकरण चंद्रोदय, उसमें किरी शब्द का अर्थ सूकर भी किया है उन्होंने, ठीक है, एक शब्द अनेकार्थक है। तो किरी नामक रोग से वो काना हुआ, या किरी कहते हैं सूकर ने उसे काना कर दिया, संभव है भैया सूकर कुछ ऐसा उटपटांग हरकत कर दिया हो जिससे हो गया हो। ये थोड़ा काशिका का उदाहरण था। जिधर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये बात है, यहाँ पर जो कुछ विरोध है संकुला खंडा का, वो महाभाष्यकार ने इसे थोड़ा इस तरीके से व्याख्यात किया, ऐसे समझे। महाभाष्य में संकुला खंडो देवदत्ता, ध्यान दें, संकुला खंड देवदत्ता, इस तरह समास को देवदत्त का
विशेषण बनाकर भी प्रयुक्त किया गया है। ध्यान दें, संकुला खंड संकुला के द्वारा किया गया खंड, अभी तो हमने ऐसे करके आपको ये बताया व्याख्यान, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो विशेषण बना करके प्रयुक्त भाष्यकार ने किया है। भाष्यकार कहते हैं जी संकुला खंडो देवदत्त, मतलब देवदत्त कैसा है कि संकुला खंड, संकुला खंड मतलब वो संकुला के द्वारा खंडित हो गया। अब आप यहाँ पर कहोगे संकुला के द्वारा कैसे खंडित हो गया, ठीक है, आपको वह बताते हैं। यहाँ पर आचार्य विजयपाल शास्त्री जी का ये कहना था कि यहाँ पर जो संकुला शब्द है, संकुला शब्द का मतलब होता है हाकी, ठीक है। अब वो जो संकुला शब्द का जो हाकी अर्थ बताए हैं, कोश तो इसमें प्रमाण नहीं है, मैं कोश आपके सामने प्रस्तुत, कोश की बात प्रस्तुत कर चुका हूं कि आप शब्द कल्पद्रुम वगैरह में खोजेंगे। संकुला शब्द का अर्थ सर्वत्र आपको शरोता, पूग, कर्तरी इसके रूप में ही दिया गया है। उनका ये कहना है कि संकुला खंड का मतलब ये है कि देवदत्त कदाचित हॉकी खेल रहा होगा तो उससे खंडित देवदत्ता, उसको हम बोलेंगे संकुला खंडो देवदत्ता, ठीक है। अब खंडा कैसे बनेगा, ये सब इन्होंने बना करके भी भाव में गए प्रत्यय करके खंडनम खंडा खंडो अस्य स्थिति खंडा मत्फर्थ में अर्षादि करके इन्होंने वो बना दिया है। ये अच इत्यादि प्रत्यय आप आगे पढ़ेंगे, जब तद्धित पढ़ेंगे तब उधर मत्वर्थी में सब आ जाएगा ये। तो यहाँ पर ऐसा शब्दबोध वो करते हैं कि संकुलाकृत खंडन क्रियावान देवदत्ता, ये संकुला खंडा का है। और यहाँ पर उनका जो कहना है, ठीक है, ये विशेषण बना करके भाष्यकार ने थोड़ा इस तरीके से इसको व्याख्यात किया और हम लोग इसको इस तरीके से व्याख्यात कर रहे हैं, ठीक है, जो दीक्षित संप्रदाय लोग हैं हम ऐसे व्याख्यात कर रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं ठीक है, पर जो संकुला का खंड, संकुला का अर्थ वो हॉकी बता रहे हैं, वो थोड़ा, वो ये कहते हैं कि संकुला का अर्थ सर्वता नहीं है। अब हम तो ये कह सकते हैं कि जी संकुला के द्वारा भी तो वो खंडित हो सकता है, वो कह रहे सर्वता के द्वारा कैसे खंडित हो जाएगा। अरे देवदत्त सुपारी काट रहा था और सुपारी काटने में हाथ काट लिया, तो बताओ वो संकुला खंडा हो जाएगा कि नहीं देवदत्त, निश्चित हो सकता है। तो मेरा तो बस यहाँ पर ये बताने का मतलब है कि यहाँ पर इसको देवदत्त पद को विशेष्य बना करके और संकुला को उसका, संकुला खंडा को उसका विशेषण बना करके भी महाभाष्यकार ने ये उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। लेकिन दीक्षित संप्रदाय में ये किस तरीके के उदाहरण दिए जाते हैं, ये मैंने आपके सम्मुख आपको ये बतला दिए, ठीक है। ये यहाँ पर इसके विषय में बस मुझे प्रस्तुत करना था। बाकी इसका जो पदकृत्य है, गुणवचने न क्यों कहा, तत्कृते न क्यों कहा, तत्कृते न तो अक्षरा करना बता ही दिया, गुणवचने न इत्यादि क्यों कहा, तो इनको आप देख लीजिएगा। दूसरा जो है अर्थ शब्द के साथ समास का उदाहरण, जैसे धान्यार्थ है, इसी तरीके से कुछ और भी आपको इसके उदाहरण जान लेने चाहिए। वो यहाँ पर इन टीकाकार ने लिखे हैं, पुण्येन अर्थ इति पुण्यार्थ, हिरण्येन अर्थ इति हिरण्यार्थ। अर्थ शब्द के साथ तो ये खूब समास होता है, और ध्यान रखिएगा ये तृतीय समास ही होगा इसके साथ में, तो ये सभी रूपों की सिद्धि ऐसे हो जाएगी, ठीक है, स्पष्ट हुआ। चलिए अब कुछ और बातें आपको बताते हैं, संभल करके सुनिएगा। अरे आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दिया होगा, पर ये सब कुछ है ना, दिखाई दिया था क्या? जी सर। अच्छा जी तब सर। ठीक है, मैं एक दूसरी स्क्रीन को यहाँ से ये नहीं कर पाया था इनेबल। चलो चलो भैया है, अब क्या हो रहा है, हाँ अब ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक सूत्र और पढ़ा देता हूं। वह सूत्र ये है, कर्तृकरणे कृतावहुलम। इस सूत्र को समझिए और इस सूत्र की उपयोगिता को भी। कर्तृकरणे कृतावहुलम ये कहता है सूत्र, कर्तरीकरणे च तृतीया, कर्ता और करण में जो तृतीया है, ऐसी तृतीया का, माने कि तृतीया या तो कर्ता अर्थ में हो या तृतीया किस में हो, करण अर्थ में हो, ऐसी तृतीया का किसके साथ समास में, किसके साथ समास हो जाता है, कृदंत के साथ। अर्थात कृदंत कोई शब्द होगा कृत प्रत्यांत, जिससे कृत प्रत्यय जुड़ा हो, तब वो समास को प्राप्त होता है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
कृदंत प्रकरण आप पढ़ ही आए हैं कि कृदंत प्रत्यय कौन कौन से हैं, उनके साथ में समास हो जाएगा। किसका? कर्तार्थ में तृतीया हुई हो या करण अर्थ में तृतीया हुई हो, लेकिन ये जो समास होता है ये बहुलता से होता है। और बहुलता का मतलब आप जानते हो, वैयाकरणों के पास ये ब्रह्मास्त्र है, इससे मन चाहे सो कर सकते हैं। हम समास कर भी सकते हैं और कभी नहीं भी कर सकते, ठीक है। सब अंश उसके सक्रिय रहते हैं। बहुलक के विषय में बताया जा चुका है। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति और क्वचित विभाषा क्वचित क्वचित् अन्यदेव विभाषा विधिर्विधानम क्वचिदन्यदेव विधिर्विधानं बहुधा समीक्षा होता चतुर्विधं समीक्षा। बाहुलकं पदम्। वाह, बहुत बढ़िया सरोज जी, बहुत सुंदर। ये चतुर्विधम बाहुलकम है, मतलब सर्वे सर्वा है बाहुलक। यहाँ पर दो उदाहरण मूल कार ने प्रस्तुत किए, उसमें एक हरिणात्राता हरित्राता बनाया। ये यहाँ पर कर्ता अर्थ में तृतीया का उदाहरण है हरिणा। और नखैर भिन्न नख भिन्न, ये जो है करण अर्थ में तृतीया का उदाहरण है। ध्यान दीजिए, जो कर्तरी करणे हैं उनके एक क्रम से उदाहरण समझ लेना। करणे का ही नखैर भिन्न, ठीक है। आइए, इनको बनाना बहुत सरल है। इनको बनाने के लिए जैसे हरिणा त्राता हरित्राता, तो हरिणा त्राता ये आप क्या है, ये मूल कारण लिखी है यहाँ पर लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह करते हुए आप क्या करें, हरिटा त्रातसु, ये हो गया। अब यहाँ पर समास कर लेना, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना, विभक्ति लोप कर लेना है, ये सब कर लेना। और उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करके हरि का पूर्व प्रयोग कर लेना। और पर ये देख लीजिए, हरिटा इति कर्तरी तृतीया, ध्यान दीजिए क्या है ये, कर्तरी तृतीया, कर्तार्थ में तृतीया है जी। और ये कृदंत शब्द होना चाहिए। तो भैया त्रातः ये कृदंत शब्द है। जो जो आपकी त्रयी धातु है ना, उस धातु का कृता प्रत्यय का रूप है ये त्रातः, ठीक है। तो आपने कृदंत प्रकरण चूंकि पढ़ा है, आप समझ जाएंगे कि कृदंत का रूप है। तो हरि का इसके साथ इसलिए समास हो गया, हरि के द्वारा रक्षित, ये अर्थ होगा। हरित्राता का मतलब क्या होगा, अब उसमें तृतीया का अर्थ छुपा हुआ है, क्योंकि समास होकर विभक्ति लोप हो गई है, एक ही विभक्ति आई। तो क्या बनेगा ये, हरित्रातः, ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद दूसरा देखिए, जहां पर कर्ण में है, तो नाखून, नख माने ये नाखून जो होते हैं, तो उनके द्वारा भिन्ना, उनके द्वारा भेद आ गया। तो भिन्ना शब्द कहाँ का है, अरे भैया किता का है, विधि धातु से भिन्ना, रदात्मक निष्ठातु न पुरुषता, ये नियम आपने पढ़े हैं। तो ये कर्ण में है ये तृतीया, भैया ध्यान रखना। क्योंकि भेदन के नाखून कौन होते हैं, कर्ण, मतलब हथियार जिसके द्वारा भेदन क्रिया की गई। तो भेदन क्रिया में साधक तम है, इसलिए नाखून साधक तम है, इसलिए कर्ण है। तो हो जाएगी यहाँ पर तृतीया, ये तृतीया विभक्ति हुई कर्ण में, और उस तृतीया का समास हो गया कृदंत के साथ। तो क्या बन गया, नख भिन्न, बन जाएगा ना नख भिन्न, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब प्रश्न ये होता है कि नख भिन्ना के साथ तो समास हो गया, लेकिन नख निर्भिन्ना के साथ समास होगा कि नहीं। तो भैया ये क्या कह रहे हो, यहाँ क्या क्या चक्कर है, क्या आपने ये कहा है कि कृदंत के साथ समास होता है, ठीक है। तो कृदंत शब्द तो केवल भिन्न है, निर जो है, निर के साथ जुड़ा हुआ भिन्न कहोगे कि ये कृदंत है कि नहीं, इसे कृदंत नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कृदंत तदंत, अर्थात कृदंत प्रत्यय है अंत में जिसके, ऐसा शब्द कहलाएगा निर्भिन्ना, या ये कृदंत से भिन्न है, ठीक है। क्योंकि तदंत विधि यहाँ होती नहीं है, तो निर्भिन्ना के साथ समास हो पाएगा कि नहीं, ये प्रश्न हुआ। तो एक परिभाषा बनानी पड़ी इसके लिए कि कृत ग्रहणे ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणम, कि जहां कृदंत का ग्रहण होता है वहां गति कारक पूर्व का भी ग्रहण हो जाता है। अब ये गति कारक पूर्व क्या है, ध्यान दीजिए दो चीजों पर। यहाँ पर गति, गति संज्ञा किसकी होती है, प्रादियों की, प्रादियों प्राति की होती है गति संज्ञा। तो जब जहां पर कृत का ग्रहण है, जैसे कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र में कृत का ग्रहण किया गया, कृत के ग्रहण से क्या है, आप यहाँ कृदंत के साथ समास कर रहे हैं। तो यदि कृदंत शब्द गति पूर्व या कारक पूर्व होगा, कारक आपके प्रसिद्ध ही हैं,
जो षट 6 कारक हैं वो, तो यहाँ पर तो ये निर्गति पूर्व है। देखो भिन्न शब्द ये तो कृदंत है, लेकिन निर जो है ये गति संज्ञक है, क्योंकि पूर्व में है प्रादियों की क्रिया के युग में गति संज्ञा होती है, अतः इसका भी कृदंत के ग्रहण में ग्रहण हो जाता है, ये परिभाषा का अर्थ। तो अब निर्भिन्न को भिन्न इस कृदंत से अलग नहीं समझा जाएगा। जहां पर कृदंत को कार्य हो रहा है, यदि कृदंत से पूर्व में लगा हुआ है कोई गति संज्ञक उपसर्ग इत्यादि या कोई अन्य कारक भी लगा हुआ है, तो फिर समास कर लिया जाता है बहुलता से। इसलिए क्या होगा, जैसे नख भिन्ना में समास हुआ था, वैसे ही नख निर्भिन्ना में समास हो जाएगा। प्रक्रिया नख भिन्ना की तरह ही होती है इसकी पूरी की पूरी। ठीक है, अब आइए हम कुछ बात कर लेते हैं टीका ग्रंथ की। अब जैसे ये सभी बन जाएगा, इन्होंने कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को हम समझ लेते हैं। यहां से कुछ अतिरिक्त उदाहरण दिए हैं, नख भिन्ना हो गया, ऐसे ही कुछ अन्य उदाहरण भी आपको देखने होंगे। अरे भैया तुम छोटे हो गए, बड़े हो जा। तो ऐसे देखो क्या क्या इसके कर्ती करणे कर्ता बहुलम के उदाहरण देखिए। हतः शब्द है, हन धातु से हतः शब्द कृदंत है, तो अहिना हता मतलब सांप के द्वारा मारा गया, तो क्या हो जाएगा रूप बन के अहि हता। ध्यान रखना ये तृतीय तत्पुरुष के एक ही उदाहरण होंगे। देवे न त्राता, देव के द्वारा, त्रात माने रक्षित, देव त्रात, देवे न रक्षिता तो देव रक्षिता। क्यों, ये त्रातः पद हुआ, रक्षित पद हुआ, ये कृदंत है इसलिए। परैर्भृता इति परभृता, एक कोकिल को कहते हैं परभृता। ठीक है, क्योंकि दूसरों के द्वारा वो पाली पोसी गई होती है इसलिए। अन्य ही अभिज्ञान में पुष्टा, है परोप्रति का। जी 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 बिल्कुल है। अन्य पुष्टा ये हो जाएगा, अन्य पुष्टा भी कोकिल को ही कहते हैं। वृकेण हता, ये तो वृक हता बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रज्ञा हीना, हीना शब्द भी, तो ये प्रज्ञा हीना। विद्या रहित, तो यदि विद्या रहिता, ये सब है। तो ये सब आपके इत्यादियों में कर्तृ तृतीयांत के सब उदाहरण थे, और है ना, कर्तृ गणेश तृतीया के। और कर्ण के क्या उदाहरण है, जैसे परसुना छिन्न थी, परस छिन्न। इन्होंने जो पर जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए ना किताब प्रत्यांत के किए, ज्यादा से ज्यादा आप ये देखिए। बलि भी पुष्ट थी, बलि पुष्ट, दातृण लूणा थी, दात्र लूणा, ये सब इसी तरीके से बन जाएंगे। कहीं कहीं पर ये नहीं भी होता है, तो इन्होंने कुछ प्रवृत्ति, कुछ विभाषा, कुछ धन्य देवा के अनुसार इन सबको यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे नहीं होता है। जैसे देखिए दातृण लूनवान, ये लूनवान है तो सही कृदंत, लेकिन इसके साथ फिर भी समास नहीं हुआ, दात्र लूनवान नहीं बनता। परसुना छिन्नवान, ये सब अलग अलग ही रहते हैं। मतलब हर एक कृदंत के साथ समास नहीं होता, कुछ कृदंतों के साथ में समास का निश्चित किया गया है, और जैसे आपको प्रयोग मिले शिष्टानुसार सभी व्यवस्था है। ठीक है, ये समझना चाहिए आपको, शिष्ट प्रयोगानुसार ये सब व्यवस्था है, इसमें ये सब बात लिखा हुआ है जी। और आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें, गति कारक पुरुष का तो व्याख्यान हो चुका है, कृतगणे गति कारक पूर्वस्या की नक निर्विण्ण। एक सूत्र और तृतीया के प्रसंग में आपको स्मरण कर लेना चाहिए उसके कुछ प्रयोगों को। जैसे एक सूत्र पढ़ा गया कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में, लघु कौमुदी में नहीं। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण, बस सरल अर्थ है इसका। तृतीयांत समर्थ सुबंत का किन किन के साथ, पूर्व के साथ, सदृश के साथ, समोनार्थ मतलब सम शब्द और ऊन, ध्यान देखना, सम और ऊनार्थक, ऊनार्थक मतलब ऊन विकलापी, और कलह शब्द के साथ, निपुण के साथ, और मिश्र के साथ, और सुलक्षण शब्द के साथ। इनके साथ में भी ये शब्द यदि आपको मिल जाए तो वहां तृतीया समास ही होता है। ठीक है, जैसे पूर्व के साथ देखिए, मासे न पूर्व इति मास पूर्व, तो मास पूर्वा को आप देखिए, और कहीं पर आप पूर्व को देख करके यहाँ मासम पूर्व मत कर दीजिएगा विग्रह, द्वितीय समास नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, तृतीय समास होगा, ये ध्यान रखना है ना। मास पूर्वो देवदत्ता यज्ञ दत्ता, ऐसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि देवदत्त यज्ञ दत्त से मास पूर्व माने के 1 महीना बड़ा है। ऐसे ही आप
मात्रा सदृश तो मातृसदृश बना सकते हैं, पित्रा सदृश पितृसदृश बना सकते हैं, और सम शब्द के साथ भी होता है। तीसरा इसमें आता है सम शब्द। तो इसके साथ देखिए, पित्रा सम पितृसम, मात्रा सम मातृसम, गुरुणा सम इति गुरु सम बनेंगे कि नहीं? सम शब्द के साथ भी ये कर लीजिएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, जिसके आपको बहुत पाला पड़ सकता है आपको। तो इस नियम को आप याद रखेंगे। ऊन शब्द के साथ में मासे न ऊनम इति मासोनम बना लेना। विकल शब्द के साथ में मासे न विकलम, पादे न ऊनम पादोनम। कला शब्द के साथ में वाचा कला इति वाक् कला। निपुण के साथ में वाचा निपुण इति वांग निपुणा। और गुणे न मिश्रा इति गुण मिश्राहा, मिश्र शब्द के साथ में भी होता है जी। और अब अंतिम बचा सुलक्षण, और सुलक्षण के साथ भी हो जाता है आचार सुलक्षण और व्यवहार सुलक्षण। सुलक्षण का अर्थ होता है साफ। तो आचार में साफ, व्यवहार में साफ है व्यक्ति, उसको कहते हैं सुलक्षण। ठीक है। और एक नियम और जान लीजिए, अवरस्य उपसंख्यानम। इस सूत्र में अवर छूट गया है, अतः वार्तिककार कह रहे हैं कि नहीं, अवर का भी उपसंख्यान इसमें कर लीजिए। तो मासेन अवर, पूर्व और अवर इसके साथ में भी होता है, तो मासा अवर। मित्रों यहां तक इसमें तृतीया का विवेचन इतना आपको समझना चाहिए। तो आज का पाठ मित्रों हम रखेंगे यहीं तक। ये तृतीया का जो प्रकरण था, तृतीयांत का किन किन के साथ में समास होता है, ये आपने समझा। मित्रों आपको पहचानने में बस वही कठिनाई होगी जहां पर शब्द जुड़े हुए होंगे, और आपको मन में शंका हो सकती है कि मैं यहाँ द्वितीय तत्पुरुष करूं, तृतीय तत्पुरुष करूं, या कौन सा तत्पुरुष करूं। और तत्पुरुष आप पढ़ लीजिएगा, ये सब हिचकिचाहट दूर हो जाएगी। पर नियम आपको याद रखने होंगे। सब द्वितीय के नियम बता दिए, तृतीया के भी नियम बता दिए, चतुर्थी के नियमों को फिर आपको बता दिए। तो तब तक के लिए यहीं रखते हैं, समापन करते हैं। ठीक है जी, चलें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। मदीयाः प्रणामाः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। महोदय हर हर महादेव, महादेव महादेव।